क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। The bond which is formed by the bond which is formed by sharing of electrons formed by sharing of electrons between two atoms is called covalent bond. Is called covalent bond. Covalent bond. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यूरिंग formation of a covalent bond, each atom contributes equally. Each atom contributes equally. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके जो दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से एक तो दूसरे के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और दूसरा फिर दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर जाए। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें दोनों की शेयरिंग इक्वल होगी। अगर आपका एक एटम दूसरे एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम पहले वाले का भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट अगले आंसर लिखिएगा, if only one electron is shared by each element, then covalent bond is called single bond. Then covalent bond is called single bond. सिंगल बॉन्ड। बोर्ड पर आपको पहला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा H2, जिसमें जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए चाहता है उसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। दोनों हाइड्रोजन के एटम्स चाहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को लेना, कोई इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता। तो इस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता। पर अगर दोनों एक दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें तो दोनों के शेयरिंग के बाद में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दो। तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और बच्चों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिंगल बॉन्ड। ये H2 वाला स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग ड्रॉ कर दीजिए। H2 का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसे बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय each atom, if two electrons are shared by each atom to form covalent bond, then it is called double bond. Then it is called double bond. एग्जाम्पल के लिए मैंने O2 का स्ट्रक्चर बनाया है। एक ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8
कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो 2,6, मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर दोनों ऑक्सीजन को देखा जाए तो दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहता, तो आयनिक बॉन्ड तो यहाँ बनेगा नहीं। पर अगर एक ऑक्सीजन दूसरे वाले के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले तो उस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कोवलेंट बॉन्ड में मैंने आपको समझाया, शेयरिंग जो है वो इक्वली होती है, तो दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी पहले ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर करेगा, और ऐसा करने से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, तो इस वजह से इनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनने वाला है वो होगा डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बना लीजिए बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इफ 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच एटम, if 3 electrons are shared by each atom to form covalent bond, to form covalent bond, then it is called triple bond. Then it is called triple bond. जैसे कि मैंने एग्जांपल N2 डाइनाइट्रोजन का बनाया है। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर दोनों नाइट्रोजन के एटम्स को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा। पर अगर एक नाइट्रोजन किसी दूसरे के 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले और दूसरा नाइट्रोजन एटम पहले नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, तो ऐसा करने से दोनों की ही ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा रहा है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बनेगा उसे हम लोग कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बना लीजिए बच्चों। कोई भी एक एटम कितनी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसे हम लोग कहते हैं उसकी कोवैलेंसी। देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed, the number of electrons contributed by an atom, the number of electrons contributed by an atom for sharing
with other atoms to achieve noble gas configuration by with other atoms to achieve noble gas configuration. Noble gas configuration is called covalency of that atom. Is called covalency of that atom. Covalency of that atom. ऑफ दैट एटम। जैसे H2 में हाइड्रोजन की कोवलेंसी 1 हो जाएगी, O2 में ऑक्सीजन की कोवलेंसी 2, और नाइट्रोजन में और N2 में नाइट्रोजन की कोवलेंसी हो जाएगी 3। हाँ जी बच्चों, अब आपको लिखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे आपने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिखी थी, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। फर्स्ट, पहली जो प्रॉपर्टी आपको लिखनी है वो है फिजिकल स्टेट। पहली प्रॉपर्टी आपको लिखनी है फिजिकल स्टेट। ये जो कंपाउंड्स हैं जनरली लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, पर इसके अलावा कभी कभी ये सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, पर प्योर सॉलिड नहीं होते, इन्हें सॉफ्ट सॉलिड कहा जाता है। देखिएगा, these compounds exist as these compounds exist as gases or liquids under normal conditions, under normal conditions, and some compounds exist as and some compounds exist as soft solids, exist as soft solids. Point and boiling point. Second property है MP and BP, melting point and boiling point. बच्चों, अगर इन्हें आयनिक कंपाउंड से कंपेयर किया जाए तो आयनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मेल्ट करना या बॉयल करना जो है काफी मुश्किल होता है। तो वहां हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पर अगर हम लोग बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। देखिएगा, these compounds have low MP and BP. These compounds have low MP and BP, low MP and BP due to presence of weak WEAK, due to presence of weak attraction forces. Weak attraction forces. एक्सेप्शन डाल दो बच्चों, डायमंड, डायमंड जो एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इनमें ना तो कोई फ्री आयंस देखे जाते हैं ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से जनरली ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर एक्सेप्शन जैसा कि आपको पता होगा ग्रेफाइट, जिसमें कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है। लिखिएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, due to absence of free ions and electrons comma covalent compounds are poor conductor of electricity. Covalent compounds are poor conductor of electricity. Poor conductor of electricity. Electricity. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कोवलेंट कंपाउंड्स की। वैसे तो अनगिनत कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, पर हमारी बुक में कोवलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर लिया गया है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। जो आपका डाइहाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, आखिर वो बनता कैसे है, इसे पर्टिकुलरली अलग से एक्सप्लेन किया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। तो आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इसे समझाया गया है बच्चों एक ग्राफ, एक कर्व की हेल्प से। ये ग्राफ एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मार्क करना भूल गया हूं, वाई एक्सिस तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एक्स एक्सिस है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दो एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियाई जो हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? कहने का मतलब किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। कमेंट करके बताओ, एनर्जी और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ में आपको ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ए और बी दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं और दोनों में क्योंकि सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनका कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। इस वजह से इनकी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है। फिर ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, नजदीक आते हैं, ताकि ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकें और स्टेबल हो सके। जितना ज्यादा ये पास आते जाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। और जैसा आपने बताया कि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और एनर्जी घटती जाएगी। इस वजह से आप देखेंगे कर्व के अंदर एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। जब ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो इनके बीच में बच्चों दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। पहले फोर्सेस हैं अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर मैंने एटम ए और बी माना था तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी, क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पर चार्ज होता है अपोजिट। और दूसरा अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस ऑफ एटम बी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए। एटम बी का न्यूक्लियस
और एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों एटम और एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। फिर बच्चों यहां क्या होगा, शेयरिंग। शेयरिंग के लिए इन दोनों को एक दूसरे में मर्ज होना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। इन दोनों के ऑर्बिटल्स जो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और इस ओवरलैपिंग के दौरान बॉन्ड बन जाएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चों ये नजदीक आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, ये फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रुक जाएंगे। मतलब अब ये और ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ये पास आ रहे थे तो मैंने आपको समझाया अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप के फोर्स जो लगने लगते हैं वो है रिपल्सिव फोर्सेस। भाई रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं किनके बीच में, एटम ए और एटम बी, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि भाई दोनों के न्यूक्लियस पर चार्ज सेम है। और ऐसे ही एटम ए और एटम बी, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे भी चार्ज क्या होता है, सेम। पर जिस पॉइंट पर बॉन्ड बनती है उस पॉइंट पर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो जाते हैं रिपल्सिव फोर्सेस के। मतलब ना तो अब एटम एक दूसरे से दूर जाते हैं, ना ही एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पर रुक जाते हैं। इसी डिस्टेंस को कहा जाता है क्रिटिकल डिस्टेंस या क्रिटिकल रेडियस या फिर बॉन्ड लेंथ। और इस समय जितनी भी एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी बॉन्ड बनने के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसी एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब अगर आप दोनों एटम्स को और क्लोजर लाएंगे, मतलब जब बॉन्ड बन गया है, जब आप और नजदीक दोनों एटम्स को ले आएंगे, तो अब आपके रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट हो जाएंगे। मतलब अभी जब बॉन्ड बनी थी तो जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उतना ही क्या लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स। तो आपके एटम्स ना तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, ना ही एक दूसरे से दूर जा रहे थे। पर जैसे ही रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे, अब एटम्स को एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा। और बच्चों एक दूसरे से दूर इसीलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जरूर दोनों एटम्स के बीच में क्या लगने लग गया होगा, अब रिपल्सिव फोर्सेस। क्या लगता है, अगर रिपल्जन ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी क्या एनर्जी घट जाएगी, इंक्रीज होगी एनर्जी या डिक्रीज होगी। अगर ये और क्लोजर आ गए और रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो गए तो हाँ जी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही रिपल्जन लगने लगेगा अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के अनस्टेबल होने का मतलब है एनर्जी का बढ़ जाना। तो आप ग्राफ में देखेंगे बच्चों कि पहले तो एनर्जी कम हो रही है, दोनों नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट है। फिर जब क्रिटिकल डिस्टेंस आ गया जहां अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो गए, वहां एनर्जी मिनिमम हो गई। पर अगर अब आप इन्हें क्रिटिकल डिस्टेंस से भी क्लोजर ले आएंगे तो इनमें रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे से ज्यादा हो जाएंगे और सडनली इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये H2 हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको H2 का फॉर्मेशन और उसमें हो रही एनर्जी चेंज समझ में आई होगी। समझ में आ गई है तो सबसे पहले तो बच्चों ये जो कर्व है आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए। एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ये कर्व है। वाई एक्सिस पर मैंने एनर्जी लिख दिया है, पर एक्स एक्सिस पे मैं लिखना भूल गया। आप लोग एक्स एक्सिस पर लिख लेना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इस कर्व को आप लोग ड्रॉ कर दीजिए।
रेड कलर के मार्कर से एक तो लिखा हुआ है क्रिटिकल डिस्टेंस और एक लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो चलिए थ्योरी लिख लीजिए इसकी। लेट अस सपोज two hydrogen atoms A and B. Two hydrogen atoms A and B approaching each other, approaching each other, approaching each other, having nuclei, having nuclei H A, कैपिटल H और उसके बॉटम पर कैपिटल A, H A and H B, H A and H B, and the corresponding electrons and the corresponding electrons EA, स्मॉल e और उसके बॉटम पर कैपिटल A, EA and EB respectively, EA and EB respectively। तो HA तो हो गया न्यूक्लियस एटम ए का, HB हो गया न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, EA हो गए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए और EB हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, when the two atoms are at when the two atoms are at large distance from each other, are at large distance from each other, comma, no interaction between the two atoms, no interaction between the two atoms, take place, full stop। At this stage, comma, both atoms possess maximum energy, both atoms possess maximum energy and minimum stability, maximum energy and minimum stability। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, when the two atoms come closer, when the two atoms come closer, comma, new attractive and repulsive forces, new attractive and repulsive forces begin to operate, repulsive forces begin to operate, full stop। These attractive and repulsive forces are, these attractive and repulsive forces are
अगली लाइन से सबसे पहला लिखो अट्रैक्टिव फोर्सेस। सबसे पहला है अट्रैक्टिव फोर्सेस, और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी दो लगेंगे। पहला अट्रैक्टिव फोर्स लिखो, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, ब्रैकेट में लिखना एच ए, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी, ब्रैकेट में लिखना ईबी, ब्रैकेट में ईबी। फिर दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स लिखो, न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, ब्रैकेट में लिखो एच बी, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए, ब्रैकेट में ई ए, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए, ब्रैकेट में ई ए। ये तो हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक लाइन छोड़ के दूसरे लिखो रिपल्सिव फोर्सेस। दूसरे लिखिएगा रिपल्सिव फोर्सेस। जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आपके दो टाइप के थे, वैसे ही रिपल्सिव फोर्सेस भी दो टाइप के होंगे। पहला रिपल्सिव फोर्स लिखो, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, ब्रैकेट में लिखो एच ए, एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, ब्रैकेट में एच बी, एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, ब्रैकेट में एच बी। ऐसे ही दूसरा रिपल्सिव फोर्स लिखिएगा, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए, ई ए, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी, ब्रैकेट में ई बी, ब्रैकेट में ई बी। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, इनिशियली attractive forces are dominant over repulsive forces. Repulsive forces. Full stop. At a particular distance, at a particular distance, the magnitude of attractive forces and repulsive forces becomes equal and at this position the molecule possesses minimum energy. The molecule possesses minimum energy and maximum stability.
minimum energy and maximum stability, full stop. This distance, this internuclear distance is called critical distance, is called critical distance or bond length, critical distance or bond length, bond length, and the minimum, and this minimum energy, and this minimum energy, and this minimum energy is called bond energy, is called bond energy. बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट अगली लाइन से लिखिएगा, इफ बोथ एटम्स, if both atoms further comes closer, further comes closer, then repulsive forces become, then repulsive forces become dominant, become dominant, and energy of the molecule increases suddenly, energy of the molecule increases suddenly, increases suddenly, and stability decreases, and stability decreases. लास्ट पॉइंट H2 फॉर्मेशन के लिए लास्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, during sharing of electrons, comma, the orbitals of two atoms, the orbitals of two atoms overlap, overlap each other, overlap each other, and this process is called overlapping. This process is called overlapping, overlapping. तो जो दो ऑर्बिटल एक दूसरे की शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, AXIS, on the basis of axis and orientation, axis and orientation, axis and orientation, comma, overlapping is of two types, overlapping is of two types. पहली ओवरलैपिंग है सिग्मा ओवरलैपिंग, जिसका सिंबल आप देखेंगे तो हिंदी में जैसे हम लोग आधा न लिखते हैं ना, वैसे इसका सिंबल है सिग्मा ओवरलैपिंग। लिखिएगा डेफिनेशन, if the atomic orbitals overlap along the axis,
along the axis that is head to head, that is head to head, then it is called sigma overlapping. Then it is called sigma overlapping, and the bond formed is called sigma bond, and the bond formed is called sigma bond. तो बच्चों जब आमने सामने ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मर्ज हो जाए, जैसे आप सिग्मा बॉन्ड के सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, आपको सेकंड चैप्टर में बताया गया था कि पी सबशेल पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबेल। तो मैंने यहाँ पर दो डंबेल दो पी ऑर्बिटल्स लिए हैं, दोनों की ओवरलैपिंग कराने की कोशिश की है। तो पहली पॉसिबिलिटी दोनों ऑर्बिटल्स आमने सामने एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए, जिससे हम लोग सिग्मा ओवरलैपिंग और बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। स्ट्रक्चर बना दो सिग्मा ओवरलैपिंग का। और जो दूसरी है वो है पाई ओवरलैपिंग। पाई ओवरलैपिंग, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पाई ओवरलैपिंग के दौरान जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलली आएंगे, साइड वाइज, साइड में से ओवरलैप करेंगे। देखिएगा पाई ओवरलैपिंग के अंदर, इफ ओवरलैपिंग, इफ overlapping between orbitals take place at the parallel direction of the axis, that is sidewise, that is at parallel direction of the axis, that is sidewise, that is sidewise, then it is called pi overlapping. Then it is called pi overlapping, and bond is called pi bond, and bond is called pi bond. और बच्चों स्ट्रक्चर बना दीजिए जो पाई ओवरलैपिंग के सामने मैंने बनाया। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड उतनी ही ज्यादा स्टेबल बनती है, और सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ओवरलैपिंग में जो अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होता है, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है पाई बॉन्ड से। नोट बना के लिख दो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping is more in sigma, extent of overlapping is more in sigma bond, full stop, therefore sigma bond is more stable than pi bond. तो ये आपने ओवरलैपिंग देखी डायरेक्शन के बेसिस पर, ओरिएंटेशन क्या है, कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बेसिस पर ओवरलैपिंग तीन टाइप की होती है। एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा,
on the basis of kind of orbitals, type of orbitals, on the basis of type of orbitals, participating in overlapping, participating in overlapping, comma, it is of three types. पहला है एस एस ओवरलैपिंग, पहला है एस एस ओवरलैपिंग, जो दो एटम जिनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, अगर दोनों के एस ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग किया तो ये कहलाएगी एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि एस की शेप स्फेरिकल है, तो मैंने आपके लिए बोर्ड पे बनाया है एस एस ओवरलैपिंग। लिख दो एक लाइन में, इफ एस ऑर्बिटल ऑफ बोथ एटम्स, if s orbital of both atoms participate in overlapping, स्ट्रक्चर बना दो बच्चों जो मैंने बनाया है और एग्जांपल डाल देना H2, दोनों हाइड्रोजन के एटम का एस एस जो है वो ही पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा है पीपी ओवरलैपिंग, सेम डेफिनेशन, बस एस की जगह आपको पी लिख देना है। लिख लो डेफिनेशन, बस एस ऑर्बिटल की जगह आपको पी ऑर्बिटल लिखना। ये पी पी ओवरलैपिंग दो टाइप से हो सकती है, जैसा आपने अभी पढ़ा था सिग्मा और पाई। मैंने सिग्मा का बनाया है, आप लोग सिग्मा और पाई दोनों बनाएंगे इसमें और लगा के, या तो ये सिग्मा या फिर पाई। आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं, CCl4, कार्बन भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है और क्लोरीन भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और तीसरा टाइप है sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग if s orbital सर एस दो टाइप का नहीं होता, नहीं, एस में स्फेरिकल है, कहीं से भी आप ओवरलैपिंग कराओगे तो हेड टू हेड ही होगा। sp overlapping if s orbital of one atom, if s orbital of one atom and p orbital of another atom, s orbital of one atom and p orbital of another atom participate in overlapping, participate in overlapping। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एस जो स्फेरिकल है, पी जो डम्बेल है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और इनकी ओवरलैपिंग भी सिर्फ हेड टू हेड ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं CH4, जिसमें कार्बन तो P ब्लॉक का है और हाइड्रोजन S ब्लॉक का है। तो ये हो जाते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड। तीसरे टाइप की जो बॉन्ड है वो है को
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या जिसे डेटिव, DATIVE, डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव, DATIVE, डेटिव बॉन्ड। डेफिनेशन है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय the bond which is formed by donation of lone pair of electrons, donation of lone pair of electrons is called coordinate bond, is called coordinate bond। जैसे SO2 का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे राइट साइड में नीचे, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन पहले आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बाद सल्फर के पास में 2 लोन पेयर बच जाते हैं, तो सल्फर यहाँ अपना एक लोन पेयर जो है वो दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, जिसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। पहले तो आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक एरो से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिख लीजिएगा, coordinate bond is represented by an arrow, coordinate bond is represented by an arrow in which tail of arrow, TAIL, tail of arrow is towards donor atom, is towards donor atom, and head of arrow is towards receiver atom, is towards receiver atom, receiver atom। अब आपको बोर्ड में राइट साइड में सबसे ऊपर SO2 का एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप एक बार उसे बना दो जल्दी से। अगर कोई अपना लोन पे डोनेट कर देगा तो उस पे खुद पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो फिर वो कैसे जिंदा रहेगा। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जो राइट साइड वाला ऑक्सीजन है वो तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, पर सल्फर उस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में यहां भी हो तो शेयरिंग ही रही है, पर अनइक्वली, इक्वल अमाउंट में शेयरिंग नहीं हो रही। तो बच्चों आई होप आपने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, और इसी के साथ हम लोग अपनी आज की क्लास को एंड करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा।